औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएन डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम आपसे जो बात कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका ये रिवीजन लेक्चर है। याद रहे स्टूडेंट्स, हमने इसको क्लास में इन डिटेल डिस्कस किया था और आपको खूब इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। बस एक थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले एक मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए एक ये छोटा सा लेक्चर है। तो आपसे गुजारिश है कि इसको केयरफुली सुने ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसमें मिसिंग फिगर को डिस्कस कर लेना है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू और जो हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन है उसके थ्रू किस तरीके से हमें अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं मिसिंग कंपोनेंट्स उनको कैलकुलेट करना होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपसे। सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है, हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल एसेट्स व्हेन टोटल लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास 1 लाख और टोटल ऑनर्स इक्विटी जो मौजूद है हमारे पास 6 लाख मौजूद है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि हमारे एसेट्स बराबर होते हैं हमारी लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो एसेट्स मौजूद हैं, अगर आप गौर करें तो एसेट्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एसेट्स हमें मालूम करने हैं। तो हमारे पास ये लायबिलिटी मौजूद है 1 लाख रुपीज़ की और टोटल ऑनर्स इक्विटी हमारे पास मौजूद है 6 लाख रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी लायबिलिटी की जगह पे अपनी लायबिलिटी को रखा, जबकि ऑनर्स इक्विटी की जगह पे हमने अपने ऑनर्स इक्विटी के अमाउंट को रखा। तो जैसे स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ एसेट्स हमारे पास आ जाते हैं टोटल 7 लाख रुपीज़ के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आ गई होगी। याद रखिए कि ये एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसकी मदद से आप अपने तीनों में से कोई भी कंपोनेंट जो मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन की। सेकंड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी, तो उसमें बताया गया कि टोटल लायबिलिटीज़ आपको कैलकुलेट करनी है जब आपका टोटल एसेट्स आपके पास 4 लाख मौजूद है, जबकि टोटल इक्विटी आपके पास 3,50,000 रुपीज़ की मौजूद है। आइए बात करते हैं अब एसेट्स हमारे बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है अकाउंटिंग की। तो हमने अब करना ये है कि जो अमाउंट्स मौजूद हैं टोटल एसेट के अमाउंट टोटल एसेट की जगह पे हमने लिख दी। लायबिलिटी को मालूम करना है तो लायबिलिटी को हमने एज इट इज छोड़ दिया, जबकि ऑनर्स इक्विटी जो हमारे पास 3,50,000 है वो हमने ऑनर्स इक्विटी की जगह पे रख दी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये जो ऑनर्स इक्विटी की अब अमाउंट है तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ ऑनर्स इक्विटी माइनस के साथ लिखी जाएगी, जबकि अब जो हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ कंपोनेंट रह गया वो लायबिलिटी का रह गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास लायबिलिटी बराबर हो जाएगी 4 लाख माइनस 3,50,000 के। तो लायबिलिटी बराबर होगी हमारे पास 50,000 के। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी लायबिलिटी को भी कंप्यूट कर लिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट अपनी इंफॉर्मेशन की, जिसमें बताया गया कि कैलकुलेट करना है टोटल ऑनर इक्विटी व्हेन टोटल एसेट्स आपके पास 7 लाख रुपीज़ मौजूद हैं, जबकि टोटल लायबिलिटीज़ आपके पास 1 लाख रुपीज़ मौजूद हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास वही सिंपल जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो अब आपने एसेट्स की वैल्यू को एसेट्स की जगह पे रख देना है और आपने लायबिलिटीज़ की वैल्यू को लायबिलिटीज़ की जगह पे रख देना है, जबकि चूंकि ऑनर्स इक्विटी को हमने कंप्यूट करना है तो ऑनर्स इक्विटी हमने एज इट इज लिख दिया। अब याद रखिए स्टूडेंट्स अगेन कि लायबिलिटी यहाँ राइट साइड पे इज इक्वल टू के इक्वेशन के राइट साइड पे ये पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड पे जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो 7 लाख में से हम माइनस करेंगे यहाँ 1 लाख रुपीज़, हमारे पास जो अब अमाउंट आ जाएगी ऑनर्स इक्विटी की वो आ जाएगी कुछ इस तरह, ऑनर्स इक्विटी बराबर हो जाएगी 6 लाख रुपीज़ के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स बात की गई टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस की, हैविंग रेवेन्यूज ऑफ ₹4,40,000 एंड नेट इनकम है आपके पास 1,60,000 की। तो इट मींस कि यहाँ एक्सपेंसेस जो हैं अब बिजनेस के मौजूद हैं और रेवेन्यूज मौजूद हैं। तो इट मींस कि अब हम यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, अब हमें यहाँ प्रॉफिट की इक्वेशन से या नेट इनकम की इक्वेशन से अपनी चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट प्रॉफिट की या नेट इनकम की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि हम तमाम अपने रेवेन्यूज़ में से माइनस कर देते हैं तमाम एक्सपेंसेस को। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास यहाँ मौजूद है हमें एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास नेट इनकम हमें 1,60,000 की दी हुई है, जबकि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो हमें गिवन हैं जो कि हमारे पास 4,40,000 के मौजूद हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जबकि एक्सपेंसेस हमें मालूम करने हैं, तो इसलिए हमने एक्सपेंसेस एज इट इज़ लिख दिया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब हम ये करेंगे कि जो रेवेन्यूज़ इक्वेशन के राइट साइड पे पॉजिटिव हैं, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो इसको नेगेटिव में हम लिख देंगे 4,40,000 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ माइनस की साइन के साथ एक्सपेंसेस बच जाएंगे। याद रखिए रिपीट कर रहे हैं, यहाँ साइन अभी माइनस की ही मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने 1,60,000 जो कि पॉजिटिव अमाउंट है माइनस किया, उसमें से 4,40,000 जो कि नेगेटिव अमाउंट है हमारी, तो उस सूरत में हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी कि ये हमारे पास 2,80,000 माइनस का अमाउंट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस के एक्सपेंसेस हैं राइट साइड ऑफ इक्वेशन और माइनस के ही एक्सपेंसेस थे हमारे पास 2,80,000 थे हमारे पास इक्वेशन के। तो याद रखिए दोनों साइड पे सेम साइन सी, इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल किया, या ये समझ लीजिए कि जो एक्सपेंस हमारा राइट साइड पे नेगेटिव था वो लेफ्ट साइड पे ले जाकर हमने उसको पॉजिटिव कर दिया, जबकि जो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारी नेगेटिव अमाउंट थी माइनस का 2,80,000 था, उसको राइट साइड पे ले जाके हमने पॉजिटिव कर दिया। इस सूरत में स्टूडेंट्स आपको अपनी ये इक्वेशन सामने नजर आ गई। तो यहाँ एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे बराबर हैं 2,80,000 रुपीज़ के। उम्मीद करते हैं बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें कहा गया कि रेवेन्यू जो है वो बिजनेस के रेवेन्यू जो है वो बिजनेस के हमें मालूम करने हैं, जबकि यहाँ हमें एक्सपेंसेस गिवन हैं 7,60,000 और नेट लॉस यहाँ गिवन है हमें 1,30,000 का। तो अब स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी हमारे पास लॉस होता है तो लॉस को हम नेट इनकम की या प्रॉफिट की जगह ही रखते हैं, लेकिन माइनस के साइन के साथ रखते हैं। हम रिपीट कर देते हैं कि यहाँ हमारे पास इक्वेशन वही है, हमने यहाँ अपने पास जो लॉस है लॉस को इनकम की जगह पर ही रखना है, लेकिन अब इसको पॉजिटिव नहीं रखना है बल्कि नेगेटिव साइन लगाकर इसको यहाँ रखना है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास रेवेन्यूज क्योंकि हमने मालूम करने हैं तो हमने एज इट इज छोड़ दिए, और फिर स्टूडेंट्स हमने माइनस केस में से जो एक्सपेंसेस थे तो एक्सपेंसेस हमारे 7,60,000 रुपीज़ के थे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपनी इस इक्वेशन को फॉर्म किया, और फिर हमने चूँकि हमें मालूम करना है रेवेन्यूज़, तो हमने यहाँ जो एक्सपेंसेस की अमाउंट थी उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ ये कुछ इस तरह हो जाएगा, माइनस का 1,30,000 और प्लस का 7,60,000 हो जाएगा, क्योंकि वजह ये है कि जो एक्सपेंसेस हैं ये माइनस 7,60,000 है, तो ये अपने लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, और राइट साइड ऑफ इक्वेशन जो सिर्फ खाली बच गया वो आपका रेवेन्यूज बच गए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब आपने माइनस के 1,30,000 को ऐड करना है 7,60,000 से जो कि पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ हमने प्लस माइनस का रिलेशन माइनस ही है, तो 7,60,000 जो कि पॉजिटिव अमाउंट है उसमें से हमने माइनस किया 1,30,000। तो इस सूरत में हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी रेवेन्यू की आ जाएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी कि ये 6,30,000 की हमने अपनी रेवेन्यू जनरेट की थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब देखें ये वेरीफाई भी होती है बात कि हमने 6,30,000 जनरेट किया रेवेन्यू के तौर पे, आमदनी हुई, जबकि उसमें से 7,60,000 हमने खर्च कर दिया। तो इस सूरत में जो हमने एडिशनली खर्चा किया 1,30,000 का वो हमने अपने रेवेन्यू से बढ़कर कर दिया, तो इस सूरत में हमें लॉस का सामना करना पड़ा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। तो हमने आपको क्लास में इसकी भी प्रैक्टिस करवाई थी और आपको बताया था
कि स्टूडेंट्स जहां इजाफा होता हुआ नज़र आता है तो आप उसको पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, जहां आपको कमी होती हुई नज़र आती है उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, जहां कोई इफेक्ट नहीं होता उसको आप ज़ीरो के साथ लिखते हैं। तो याद रखिए इफेक्ट्स ऑफ इक्वेशन में हम अमाउंट्स को यूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने इफेक्ट्स को बता रहे होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इसकी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप से गुजारिश है कि बगौर इसको सुने, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से, यानी कि जितने क्वेश्चंस हम रिवीजन में आपके साथ कवर कर रहे हैं ये सारे ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जो पहली ट्रांजेक्शन थी वो थी हमारी, ऑनर ने इन्वेस्ट किया कैश इन हिज बिजनेस, यानी कि ऑनर ने कैश का मतलब एसेट है, एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो उस सूरत में ऑनर लाया है, तो इस सूरत में कैश की सूरत में एसेट का इजाफा हुआ, तो इसलिए हमने एसेट की तरफ पॉजिटिव साइन लिखा यानी कि प्लस लगाया, और लायबिलिटी चूंकि नहीं है इस पर कोई इफेक्ट नहीं है तो ज़ीरो। जबकि ऑनर्स इक्विटी मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, घर से लेकर आए हैं, तो इस सूरत में ऑनर्स इक्विटी में भी इजाफा हो गया। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सेकंड अपने ट्रांजेक्शन की। तो परचेज किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट जब परचेज किया गया है तो इस सूरत में स्टूडेंट फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो इट मीन्स कि यहाँ एसेट में इजाफा हुआ, और इजाफा हुआ तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हुआ, एसेट बढ़ गया। अब चूंकि ऑन क्रेडिट है तो इट मीन्स कि ऑनर ने घर से नहीं लगाया बल्कि उधार पर लिया है, तो इस सूरत में यहाँ लायबिलिटी में भी आपकी इजाफा हो गया, तो इसलिए लायबिलिटी के साथ भी हमने यहाँ इसको पॉजिटिव लिखा। और ऑनर्स इक्विटी में क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए तो इसलिए ऑनर्स इक्विटी हमारी ज़ीरो रह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे थर्ड ट्रांजेक्शन की। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट्स पे किया गया कैश टू क्रेडिटर। याद रखिए क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने सामान उधार पे ख़रीदा होता है, जैसे कि हमने उधार पे भी फर्नीचर ख़रीदा, तो इस तरीके से क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे माल उधार पे ख़रीदा जाता है। अब चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ इनको पेमेंट की जा रही है और कैश को पे किया गया, तो इट मीन्स कि कैश आपका एसेट है, इसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, आप यहाँ एसेट में कमी वाक़ई हुई तो एसेट्स को हमने माइनस किया, जबकि उधार की पेमेंट की जा रही है तो ऑन द अदर हैंड हमारा उधार भी हमारे पास से कम हो रहा है, यानी कि लायबिलिटी में कमी वाक़ई हो रही है, तो इसलिए लायबिलिटीज़ को भी हमने माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया यहाँ। और ऑनर्स इक्विटी में चूंकि कोई तब्दीली नहीं है तो इसलिए हमने उसको ज़ीरो ही लिखा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। परचेज किया इक्विपमेंट ऑन कैश, यानी कि इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है, परचेज किया है, बिजनेस में आ रहा है, इजाफा हुआ, लेकिन ऑन कैश हुआ, तो इसका मतलब है कि जहां ये इजाफा हुआ वहीं हमारे पास उतना ही कैश हमारे पास से चला गया, तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास कोई भी तब्दीली हमारे एसेट्स में नहीं आएगी, तो इस सूरत में ये हमारा नो इफेक्ट रहेगा हमारी जो एसेट साइड है, तो इट मीन्स यहाँ भी हम ज़ीरो लिखेंगे। हमारी लायबिलिटी में भी कोई तब्दीली नहीं है तो ये भी ज़ीरो, और हमारी ऑनर्स इक्विटी में भी कोई तब्दीली नहीं है तो ये भी ज़ीरो लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बोरो की मनी फ्रॉम बैंक, तो इट मीन्स कि हमने पैसे बैंक से उधार लिए, तो इस सूरत में बैंक से जब पैसे लिए तो इट मीन्स कि हमारे पास हमारे एसेट में भी इजाफा हो रहा है, जबकि उधार लिए गए तो इस सूरत में हमारे पास लायबिलिटी में भी इजाफा नज़र आएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास एसेट में भी इजाफा हुआ तो पॉजिटिव लिखा, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो भी पॉजिटिव लिखा, जबकि ऑनर्स इक्विटी में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई तो इसलिए हमने यहाँ इसको ज़ीरो मार्क किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ लोन पे किया गया, तो अब जो बैंक लोन था जो लिया गया था उसको पे किया गया, तो इस सूरत में पेमेंट जो की जाएगी आपके एसेट के जरिए की जाएगी, तो इस सूरत में आपके एसेट में कमी वाक़ई होगी, और चूंकि लायबिलिटी पे की गई तो लायबिलिटी में भी कमी वाक़ई होगी, तो इसलिए इसको भी हमने माइनस से ही रिकॉर्ड किया, जबकि ऑनर्स इक्विटी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई तो ऑनर्स इक्विटी में हमने इसको मार्क किया ज़ीरो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है वो कुछ इस तरह है कि ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज़, यानी कि याद रखिएगा कि बिजनेस
के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं, जबकि जो मालिक अपने ज़ाती खर्चे करता है बिजनेस के पैसों से उसे हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और ड्राइंग बेसिकली आपके कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जब भी मालिक बिजनेस से कोई पैसे निकाल कर लेके जाएगा ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो उसे हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके कैपिटल अकाउंट पे पड़ता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ चूँकि कैश लेकर गए तो इस सूरत में आपके पास एसेट में कमी वाक़ई हुई, तो इसलिए हमने एसेट में माइनस लगाया। और चूँकि लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो ये ज़ीरो है। जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी कमी आई, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्ट्रा अकाउंट अगर आपका इंक्रीज हुआ यानी कि ड्राइंग इंक्रीज हुई तो इट मीन्स कि आपके कैपिटल में कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि आपका ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट होता है। इसलिए हमने ऑनर्स इक्विटी को भी यहाँ माइनस किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट बताया गया कि रिटर्न किया पार्ट ऑफ इक्विपमेंट टू क्रेडिटर, यानी कि जिससे हमने उधार पे इक्विपमेंट खरीदा उसको एक पार्ट था इक्विपमेंट का वो रिटर्न किया। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स चूँकि इक्विपमेंट हमारा एसेट है, हमारे एसेट में कमी वाक़ई हुई, तो इस सूरत में हमने अपने एसेट को माइनस किया। जबकि क्रेडिटर को जब हमने इक्विपमेंट का कोई पार्ट वापस किया तो हमारी लायबिलिटी में भी जाहिर सी बात है कि कमी वाक़ई हुई है, तो इसलिए हमने लायबिलिटीज़ में भी हमने माइनस को रिकॉर्ड किया, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अब अपने पास बात कर लेनी है आगे। 9th में रिसीव किया हमने कैश को एज कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम के तौर पे जब हमने अपने कैश को रिसीव किया तो इट मीन्स कि कैश हमारा एसेट है जिसमें इजाफा हुआ, जबकि ऑन द अदर हैंड इनकम की वजह से मालिक का जो कारोबार में पैसा है ऑनर्स इक्विटी है उसमें इजाफा होगा। तो इस सूरत में आपके एसेट में भी इजाफा हुआ, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। लायबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं है इसलिए हमने इसको ज़ीरो लिखा। जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी इजाफा हुआ तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने इसको भी पॉजिटिव लिखा। याद रखिए इनकम होने की वजह से ऑनर्स इक्विटी में इजाफा होता है, जबकि लॉस होने की वजह से या ड्राइंग की वजह से ऑनर्स इक्विटी में कमी वाक़ई होती है, इसलिए हम उसको फिर माइनस से रिकॉर्ड करते हैं। आइए स्टूडेंट अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिर स्टूडेंट बताया गया कि पे किया गया कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। तो सैलरीज एक्सपेंस जो है हमने जाहिर सी बात है कि खर्चा किया है, तो खर्चे की वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो वो ऑनर्स इक्विटी में कमी वाक़ई होती हुई आपको नज़र आएगी। तो एक तरफ आपके कैश जो गया आपके पास से तो इट मीन्स के एसेट में कमी हुई, इसलिए आपने इसको माइनस लिखा। जबकि लायबिलिटी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई तो इसको आपने ज़ीरो मार्क किया। जबकि ऑनर्स इक्विटी यानी कि खर्चों के बढ़ने की वजह से मालिक की जो इक्विटी होती है ऑनर्स इक्विटी होती है उसमें कमी वाक़ई होती है। तो इस सूरत में आपके पास से ऑनर्स इक्विटी में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी, इसको भी हमने माइनस से रिकॉर्ड किया। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। फिर फर्नीचर सेल किया गया ऑन कैश। तो याद रखिए कि फर्नीचर भी आपका एसेट और कैश भी आपका एसेट। तो फर्नीचर एसिड है जा रहा है, कैश एसिड है आ रहा है, लेकिन अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं, जितने का फर्नीचर गया उतना ही कैश आया। तो इट मीन्स कि आपके एसेट पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको ज़ीरो मार्क किया। जबकि लायबिलिटी में भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो ज़ीरो मार्क किया गया। जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी इसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो ये भी ज़ीरो मार्क किया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट्स बात की गई कि सोल्ड की लैंड फॉर कैश इन एक्सेस और मोर देन कॉस्ट, यानी कि एक ज़मीन थी, ज़मीन आपका एसेट थी, आपने कैश के लिए उसको बेचा तो आपके पास से लैंड तो चली गई, जबकि आपने कैश को रिसीव किया, लेकिन कैश आपने लैंड की कीमत से ज़्यादा रिसीव किया। तो इट मीन्स कि आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ आपको लैंड को बेचकर मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कम अमाउंट का एसेट आपके पास से गया और ज़्यादा अमाउंट का एसेट आपके पास आया, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आपके एसेट पे क्रिएट हुआ वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा, यानी कि आपके एसेट में इजाफा हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी।
चूंकि लायबिलिटी की यहाँ कोई बात नहीं है तो लायबिलिटी में कोई भी इम्पैक्ट यहाँ मौजूद नहीं होगा, जबकि ऑनर्स इक्विटी मुनाफे की वजह से हमने आपको बताया कि इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए आपकी ऑनर्स इक्विटी भी पॉजिटिव रिकॉर्ड की जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने इस ट्रांजेक्शन को भी इम्पैक्ट को रिकॉर्ड किया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट बताया गया कि हमने एक मशीनरी थी बेची लेस देन कॉस्ट पे, यानी कि जो मशीनरी थी, मशीनरी भी हमारा एसेट ही होता है, एसेट अकाउंट है। तो हमने जब मशीनरी बेची तो मशीनरी हमारे पास से चली गई और कैश हमारे पास आ जाएगा या हमारा अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। लेकिन बताया ये गया कि मशीन की कीमत ज़्यादा थी, जबकि जो अमाउंट हमने रिसीव की या रिसीव करेंगे उसमें कमी है, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ लॉस का सामना करा है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास से ज़्यादा अमाउंट का एसेट चला गया, जबकि कम अमाउंट का एसेट हमारा जनरेट हुआ, तो उस सूरत में हमारे एसेट में ओवरऑल कमी वाक़ई होगी, तो इसलिए हमने इसको माइनस में रिकॉर्ड किया। यहाँ रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट दोबारा कि हमारी जो मशीनरी थी उसकी अमाउंट ज़्यादा थी, जबकि उसके बदले में जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कम लिए जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आने वाला जो एसेट है वो कम है, जाने वाला एसेट आपका ज़्यादा है। तो इस सूरत में आपके एसेट अकाउंट में ओवरऑल कमी वाक़ई होगी, इसलिए हमने इसको माइनस के साइन के साथ यहाँ रिकॉर्ड किया। लायबिलिटी में स्टूडेंट्स कोई तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी विल बी मार्क्ड एज जीरो। और फिर ऑनर्स इक्विटी की अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए मालिक की जो इक्विटी है, सरमाया है, उसमें भी कमी वाक़ई होगी लॉस की वजह से, तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ माइनस के साइन के साथ रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट बताया गया कि सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर बेचा गया उधार के ऊपर, तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स यहाँ भी कोई तब्दीली नहीं है, तो फर्नीचर जितने का था उतने का ही जो है वो गया है। मीन्स कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब भी आपका अकाउंट्स रिसीवेबल होगा, तो इस सूरत में ये भी आपका एसेट है, तो जितने का एसेट आपके पास से गया उतने का ही एसेट आपने लेना है, फ्यूचर में रिसीव करना है। तो उस सूरत में आपके पास आपके एसेट अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये जीरो मार्क कर दिया जाएगा। लायबिलिटी में भी कोई तब्दीली नहीं है आपकी, तो ये भी जीरो मार्क की जाएगी। और ऑनर्स इक्विटी में भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये भी आपका मार्क होगा एज जीरो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट बताया गया कि एडवांस रिसीव किया गया फ्रॉम कस्टमर से, तो याद रखिए एडवांस रिसीव किया गया तो कोई एसेट ही रिसीव किया गया है, कैश रिसीव किया गया है, तो उस सूरत में आपके एसेट में आपको इजाफा होता हुआ तो नजर आएगा। लेकिन याद रखिए एडवांस का मतलब ये है कि अभी आपने कस्टमर को सर्विसेज नहीं दी हैं, तो जब तक स्टूडेंट्स आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज नहीं दे देंगे तब तक वो अमाउंट आपके ऊपर लायबिलिटी के तौर पे ही रहेगी। तो इस सूरत में आपके पास लायबिलिटी में भी यहाँ इजाफा हुआ, जबकि ऑनर्स इक्विटी पे इसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको जीरो मार्क किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, हमें बताया गया रिसीव किया कैश एज अनअर्न्ड कमीशन इनकम, जो अभी हमने बात की, जो एडवांस रिसीव किया था कस्टमर से, तो वही हमने यहाँ भी बात की कि अब इसको हमने कहा कि अनअर्न्ड कमीशन इनकम है, यानी कि अनअर्न्ड का मतलब यही है कि वो पैसे जो हमने लिए हैं वो अभी तक हमने कमाए नहीं है, यानी कि सर्विसेज नहीं दी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो इजाफा होगा एसेट में तो इजाफा होगा, लेकिन आपने चूंकि अभी तक कमाया नहीं है तो ये अब तक आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में भी आपकी यहाँ इजाफा हुआ, जबकि ऑनर्स इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। अगर स्टूडेंट यही आपके पास कमीशन इनकम होती तो आपके पास लायबिलिटी में इजाफे के बजाय आपकी ऑनर्स इक्विटी में इजाफा होता। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 17 ट्रांजेक्शन की। तो यहाँ परचेज किया गया फर्नीचर ऑन कैश, यानी कि अब फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, लेकिन अमाउंट सेम है, तो इसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा आपके एसेट अकाउंट पे, इसलिए यहाँ एसेट अकाउंट पे इम्पैक्ट जीरो है। लायबिलिटी भी कोई जनरेट नहीं हुई, इम्पैक्ट जीरो, जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी कोई तब्दीली ही वाकई नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ भी इम्पैक्ट जीरो है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें हम अमाउंट्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ आपको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन,
और यहाँ फिर आपके साथ बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान आपके सामने अकाउंटिंग क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें आपने सिंपल करना ही है कि एक्सपेंशन करनी है अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन की बाय कंसिडरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्नैपशॉट जरूर ले लें, ताकि हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको आसानी के साथ ये बातें समझ आना शुरू हो जाएं। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास अकाउंटिंग क्वेश्चन वही है, जनरल अकाउंटिंग क्वेश्चन, जो कि एसेट्स बराबर होती है लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो सबसे पहले जो बात थी, हमने इन्वेस्टमेंट को देखा। कैश की सूरत में इन्वेस्टमेंट आया बिजनेस में, तो मालिक लेकर आ रहा है, तो कैश था 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट हुआ, कैश एसेट है, तो एसेट के हेड के अंडर हमने कैश लिखा, उसकी अमाउंट लिखी। लायबिलिटी कोई नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, नील हो गया। जबकि ऑनर्स इक्विटी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हमारे पास कैपिटल की सूरत में इजाफा हुआ, तो यहाँ कैपिटल हमारा 8 लाख रुपीज से यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें तो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल ही हैं। यहाँ एसेट्स आपके पास 8 लाख रुपीस मौजूद है, जबकि ऑनर्स इक्विटी भी आपके पास कैपिटल की सूरत में 8 लाख रुपीस ही मौजूद है। आइए स्टूडेंट अब अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो बोरो किया गया था लोन फ्रॉम बैंक। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखें कि कैश अब ऑलरेडी हमारे पास 8 लाख रुपीस मौजूद है। आई रिपीट कि ये जो ट्रांजैक्शन हो गई है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अगली जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो एक दूसरे के बाद ही बिलतरतीब होती हुई नजर आएंगी। तो इस सूरत में अब आपके पास जो कैश ऑलरेडी मौजूद है ट्रांजैक्शन नंबर 1 की वजह से, वो 8 लाख रुपीस मौजूद है। जबकि इस सेकंड ट्रांजैक्शन में आपके पास मजीद 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ कैश की सूरत में, और ये कैश जो आप लेकर आए, आपने चूंकि लोन बोरो किया था, तो इसलिए आपके पास लायबिलिटी के तौर पे यहाँ लोन पेबल के हेड में जो है आपने रिकॉर्ड किया 2 लाख रुपए को, और आपके पास आपकी कैपिटल अकाउंट में कोई तब्दीली नहीं आई, तो एज इट इज आपका 8 लाख रुपीस यहाँ मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो याद रखिए कि यहाँ जो इजाफा होता हुआ आपको नजर आया वो ये 2 लाख रुपए का इजाफा था, जो कि हमारे पास हुआ। ये जो अमाउंट है हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में, ये हमारे पास इजाफा हुआ, तो ये हमने रिकॉर्ड किया। तो इस सूरत में 8 लाख प्लस 2 लाख तो 10 लाख हो जाते हैं। और इसी तरह आप क्रेडिट साइड की यानी कि अपनी राइट साइड की बात करें तो 2 लाख प्लस 8 लाख 10 लाख रुपीस हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब हमने इसका नेट इम्पैक्ट देखा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। तो अब हमारे पास आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन जो अमाउंट मौजूद है कैश 10 लाख रुपीस मौजूद है, जिसमें 2 लाख रुपीस लोन के तौर पे मौजूद हैं, जबकि कैपिटल हमारे पास 8 लाख रुपीस मौजूद है। इसलिए थर्ड ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश अब जो मौजूद है वो 10 लाख रुपीस का ही मौजूद था, जो पहले से हमारे पास आ गया सेकंड ट्रांजैक्शन से। और अब चूंकि हमने यहाँ जो ट्रांजैक्शन की है तो हमने परचेज किया है बिल्डिंग को 5 लाख रुपए की। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब याद रखें कैश के जरिए खरीदारी की गई, तो कैश अब हमारे पास से यहाँ कम हो गया, जबकि यहाँ इसलिए हमने यहाँ इसको माइनस किया। जबकि हमारे पास दूसरे एसेट के तौर पे जो इजाफा हुआ वो बिल्डिंग का इजाफा हुआ, तो इसलिए हमने इसको एसेट की ही साइड पे बिल्डिंग को रिकॉर्ड किया। और चूंकि इजाफा हुआ है तो पॉजिटिविटी के साथ यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ हमने जो है यहाँ इसको रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते स्टूडेंट बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब आपके पास लोन पेबल में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये 2 लाख रुपीस ही मौजूद हैं, जबकि आपके कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये भी आपके पास 8 लाख रुपीस ही मौजूद हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन में जो हमने देखा ऑब्जर्व किया, तो हमने बिल्डिंग एक्वायर की वर्थ रुपीज 5 लाख, जबकि हमने इसके बदले में कैश पेमेंट की। तो अब कैश में यहाँ कमी वाकई हो गई, 5 लाख से कैश कम हो गया, जबकि ऑन द अदर एंड हमारे बिल्डिंग एसेट के तौर पे इजाफे का बाइस बना हमारी एसेट साइड में।
तो अगर अब इसका टोटल करें तो हमारे पास जो नेटिंग के बाद जो पोजीशन बनती है वो कुछ इस तरह बनती है कि कैश अब हमारे पास 5 लाख रुपीस मौजूद है, जबकि बिल्डिंग हमारे पास जो स्टूडेंट्स मौजूद है वो भी 5 लाख रुपीस ही मौजूद है। और इसी तरह बात करें लोन पेबल की, तो लोन पेबल हमारे पास 2 लाख रुपीस एज इट इज मौजूद है, कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसी तरीके से हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है उसमें भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है, तो हमारे पास 8 लाख रुपीस मौजूद है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अगर आप गौर करें तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि राइट हैंड साइड पे 2 लाख प्लस 8 लाख हमारे पास 10 लाख रुपीस हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने मज़ीद कुछ ख़रीदारी की। 2 लाख रुपए का हमने यहाँ फर्नीचर ख़रीदा था। तो इस सूरत में अब हमारे पास से कैश पे ही ख़रीदा तो कैश हमारे पास से चला गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश में कमी वाक़ई हुई तो हमने कैश को माइनस किया और फर्नीचर में इजाफा हुआ तो फर्नीचर को हमने पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ एसेट साइड में लिखा और हमारी लायबिलिटी में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई और इसी तरीके से हमारे कैपिटल में भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो है इस इम्पैक्ट को हमने क्रिएट होता हुआ देखा। और अब अगर हम नेटिंग करें तो कैश अब जो हमारे पास बचेगा 5 लाख माइनस 2 लाख, तो ये बचता है 3 लाख। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात करें बिल्डिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई तो बिल्डिंग 5 लाख मौजूद है, जबकि अब फर्नीचर भी हमारे साथ मौजूद है 2 लाख रुपीज़ से। लोन पेबल वही 2 लाख रुपीज़ है, कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई और कैपिटल अकाउंट में भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप टोटल करें तो 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख हो जाते हैं, प्लस 2 लाख तो ये 10 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। जबकि क्रेडिट साइड की अगर बात करें, राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ आपके पास 2 लाख रुपीज़ लोन पेबल के तौर पर मौजूद है और 8 लाख रुपीज़ कैपिटल के तौर पे मौजूद है, जिसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। तो 10 लाख बिल्कुल बराबर हो जाते हैं 10 लाख की ही अमाउंट के। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो है वो कैश मौजूद है अब दोबारा, और यहाँ अब हमने मज़ीद कुछ ख़रीदारी की। हमने यहाँ इन्वेंट्री को परचेज़ किया था तो हमारे पास वो अकाउंट्स जो आ चुके थे बिजनेस में एज इट इज़ कॉपी कर दिए, जबकि अब नया आने वाला जो एसेट है वो हमारी इन्वेंट्री है जो कि 2.5 लाख रुपए की कैश पे ख़रीदी गई। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमने कैश पे ख़रीदा तो अगेन फिर हमारे पास से कैश में कमी वाक़ई होती हुई नज़र आएगी। तो कैश यहाँ हमारे पास से कम हुआ और चूँकि इन्वेंट्री हमारा एसेट है तो हमने इसको एसेट के तौर पे एक्वायर किया, तो यहाँ हमें अपने एसेट में इजाफा होता हुआ नज़र आया। तो हमने यहाँ इन्वेंट्री को भी अपने पास पॉजिटिव साइन के साथ एसेट साइड में रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके सामने ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई और इसी तरह लोन पेबल में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई तो वो 2 लाख रुपीज़ ही मौजूद है, जबकि कैपिटल भी हमारे पास यहाँ 8 लाख रुपीज़ एज इट इज़ मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी नेटिंग करें तो कैश हमारे पास बचता है 3 लाख माइनस 2 लाख 50,000 तो 50,000, जबकि बिल्डिंग भी हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की ही मौजूद है, फर्नीचर हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का मौजूद है, इन्वेंट्री हमारे पास 2 लाख 50,000 रुपीज़ की मौजूद है। जबकि अगर बात करें तो लोन पेबल हमारे पास 2 लाख है, जबकि हमारे पास कैपिटल में 8 लाख रुपीज़ मौजूद है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर अब आप गौर करें तो आपके पास कैश 50,000 प्लस बिल्डिंग 5 लाख तो 5 लाख 50,000। इसी तरह फर्नीचर की बात करें तो 2 लाख 7 लाख 50,000, दैन फिर 2 लाख 50,000, तो आपके पास पूरी 1 मिलियन की 10 लाख रुपीज़ की अमाउंट बन जाती है। इसी तरह अगर बात करें तो लोन पेबल आपके पास 2 लाख रुपीज़ का मौजूद है, जबकि आपके पास कैपिटल जो मौजूद है वो 8 लाख रुपीज़ का मौजूद है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को आपस में ऐड किया तो आपके पास ये भी आपके पास 10 लाख रुपीज़ या 1 मिलियन की अमाउंट बन जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को भी मुकम्मल किया। तो स्टूडेंट्स यही हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपकी समझ आई होंगी। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको बार बार देखें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।